ये कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है प्रेम सूत्र। भाग 2। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। अम्मा, आप क्यों हंस रही है? कुछ तो नहीं बेटी, वो पीले पीले पुराने कागज तुम्हारे हाथ में क्या हैं? ये उस ऋण के पुर्जे हैं जो वापस नहीं मिला। ये तो पुराने खत मालूम होते हैं। नहीं बेटी, बात ये थी कि प्रभा अपनी 14 वर्ष की युवती पुत्री के सामने सत्य का पर्दा नहीं खोलना चाहती थी। हाँ, वे कागज वास्तव में एक ऐसे कर्ज के पुर्जे थे जो वापस नहीं मिला। ये वही पुराने पत्र थे जो आज एक किताब में रखे हुए मिले थे और ऐसे फूल की पशुड़ियां की भांति दिखाई देते थे जिनका रंग और गंध किताब में रखे रखे उड़ गई हो। तथापि वे सुख के दिनों को याद दिला रहे थे और इस कारण प्रभा की दृष्टि में वे बहुमूल्य थे। शांता समझ गई कि अम्मा कोई ऐसा काम कर रही है जिसकी खबर मुझे नहीं करना चाहती और इस बात से प्रसन्न होकर कि मेरी दुखी माता आज अपना शोक भूल गई है और जितनी देर तक वह इस आनंद में मग्न रहे उतना ही अच्छा है, एक बहाने से बाहर चली गई। प्रभा जब कमरे में अकेली रह गई तब उसने पत्रों का फिर पढ़ना शुरू किया। इन 14 वर्षों में क्या कुछ नहीं हो गया। इस समय उस विरहनी के हृदय में कितनी ही पूर्व स्मृतियां जागृत हो गई, जिन्होंने हर्ष और शोक के स्रोत एक साथ ही खोल दिए। प्रभा के चले जाने के बाद पशुपति ने बहुत चाहा कि कृष्णा से उसका विवाह हो जाए पर वह राजी न हुई। इसी नैराश्य और क्रोध की दशा में पशुपति एक कंपनी का एजेंट होकर यूरोप चला गया। तब फिर उसे प्रभा की याद आई। कुछ दिनों तक उसके पास से क्षमा प्रार्थना पूर्ण पत्र आते रहे, जिनमें वह बहुत जल्द घर आकर प्रभा से मिलने के वादे करता रहा और प्रेम के इस नए प्रवाह में पुरानी कटुताओं को जलमग्न कर देने के आशा में स्वप्न देखता रहा। पति परायणा प्रभा के संतप्त हृदय में फिर आशा की हरियाली लहराने लगी, मुरझाई हुई आशा लताएं फिर पल्लवित होने लगी। किंतु ये भी भाग्य की एक क्रीड़ा ही थी। थोड़े ही दिनों में रसिक पशुपति एक नए प्रेम जाल में फंस गया और तब से उसके पत्र आने बंद हो गए। इस वक्त प्रभा के हाथ में वही पत्र थे जो उसके पति ने यूरोप से उस समय भेजे थे जब नैराश्य का घाव भरा था। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें थी, कैसे कैसे दिल खुश करने वाले वादे थे। इसके बाद ही मालूम हुआ कि पशुपति ने एक अंग्रेज लड़की से विवाह कर लिया है। प्रभा पर वज्र सा गिर पड़ा, उसके हृदय के टुकड़े हो गए, सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसका निर्बल शरीर इस आघात का सहन न कर सका। उसे ज्वर आने लगा और किसी को उसके जीवन की आशा न रही। वह स्वयं मृत्यु की अभिलाषिनी थी और मालूम भी होता था कि मौत किसी सर्प की भांति उसकी देह से लिपट गई है। लेकिन बुलने से मौत भी नहीं आती। ज्वर शांत हो गया और प्रभा फिर वही आशावे विहीन जीवन व्यतीत करने लगी। 8। एक दिन प्रभा ने सुना कि पशुपति यूरोप से लौट आया है और वह यूरोपीय स्त्री उसके साथ नहीं है, बल्कि उसके लौटने का कारण वही स्त्री हुई है। वह औरत 12 साल तक उसकी सहयोगिनी रही पर एक दिन एक अंग्रेज युवक के साथ भाग गई। इस भीषण और अत्यंत कठोर आघात ने पशुपति की कमर तोड़ दी। वह नौकरी छोड़कर घर चला आया। अब उसकी सूरत इतनी बदल गई थी, उसके मित्र लोग उससे बाजार में मिलते तो उसे पहचान न सकते थे। मालूम होता था कोई बूढ़ा कमर झुकाए चला जाता है। उसके बाल तक सफेद हो गए। घर आकर पशुपति ने एक दिन शांता को बुला भेजा। इस तरह शांता उसके घर आने जाने लगी। वह अपने पिता की दशा देखकर मन ही मन कुढ़ती थी। इसी बीच में शांता के विवाह के संदेश आने लगे, लेकिन प्रभा को अपने वैवाहिक जीवन में जो अनुभव हुआ था वह उसे इन संदेशों को लौटने पर मजबूर करता था। वह सोचती, कहीं इस लड़की की भी वही गति न हो जो मेरी हुई है। उसे ऐसा मालूम होता था कि यदि शांत का विवाह हो गया तो इस अंतिम अवस्था में भी मुझे चैन न मिलेगा और मरने के बाद भी मैं पुत्री का शोक लेकर जाऊंगी। लेकिन अंत में एक ऐसे अच्छे घराने से संदेश आया कि प्रभा उसे ना ही न कर सकी। घर बहुत ही संपन्न था, वर भी बहुत ही सुयोग्य। प्रभा को स्वीकार ही करना पड़ेगा, लेकिन पिता की अनुमति भी आवश्यक थी। प्रभा ने इस विषय में पशुपति को एक पत्र लिखा और शांता के ही हाथ भेज दिया। जब शांता पत्र लेकर चली गई तब प्रभा भोजन बनाने चली गई। भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं उसके मन में आने लगी और चूल्हे से निकलते धुएं में उसे एक चित्र सा दिखाई दिया कि शांता के पतले पतले होंठ सूखे हुए
है और वह कांप रही है, और जिस तरह प्रभा पतिगृह से आकर माता की गोद में गिर गई थी उसी तरह शांता भी आकर माता की गोद में गिर पड़ी है। पशुपति ने प्रभा का पत्र पढ़ा तो उसे चुप सी लग गई। उसने अपना सिगरेट जलाया और जोर जोर कश खींचने लगा। फिर वह उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। कभी मूंछों को दांतों से काटता कि खिचड़ी दाढ़ी को नीचे की ओर खींचता। सहसा वह शांता के पास आकर खड़ा हो गया और कांपते हुए स्वर में बोला, बेटी, जिस घर को तेरी माँ स्वीकार करती हो उसे मैं कैसे नाही कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत सोच समझकर हामी भरी होगी। ईश्वर करे तुम सदा सौभाग्यवती रहो। मुझे दुख है तो इतना ही कि जब तू अपने घर चली जाएगी तब तेरी माता अकेली रह जाएगी। कोई उसके आंसू पोंछने वाला न रहेगा। कोई ऐसा उपाय सोच कि तेरी माता का क्लेश दूर हो और मैं भी इस तरह मारा मारा न फिरूं। ऐसा उपाय तू ही निकाल सकती है। संभव है लज्जा और संकोच के कारण मैं अपने हृदय की बात तुझसे कभी न कह सकता, लेकिन अब तू जा रही है और मुझे संकोच का त्याग करने के सिवा कोई उपाय नहीं है। तेरी माँ तुझे प्यार करती है और तेरा अनुरोध कभी न टालेगी। मेरी दशा जो तू अपनी आंखों से देख रही है यही उनसे कह देना। जा, तेरा सौभाग्य अमर हो। शांता रोती हुई पिता की छाती से लिपट गई और यह समय से पहले बूढ़ा हो जाने वाला मनुष्य अपनी दुर्वासनाओं का दंड भोगने के बाद पश्चाताप और ग्लानि के आंसू बहा बहाकर शांता का केशराशि को भिगोने लगा। पतिप्रायणा प्रभा क्या शांता का अनुरोध टाल सकती थी। इस प्रेम सूत्र ने दोनों भग्न हृदय को सदैव के लिए मिला दिया। सरस्वती, जनवरी 1926।